हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपकी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर नहीं देखी तो जाकर प्लेलिस्ट चेक करना, आपको मिल जाएगा CTET बाय एकता नैन करके। सारी क्लासेस जो है उसमें आपकी CDP के जो भी क्वेश्चन पेपर है वो सब डिस्कस किए गए, साथ ही साथ आपके हिंदी के, तो आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो हमने पहले जो है आपके ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका यहाँ पर पैसेज आता है 9 नंबर का हिंदी में, और ऐसे ही हमने आपके सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए। PDF आपको हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर की गई है, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी PDF सारे नोट्स जो है समय पर मिल सके। इसके बाद जो आपका ये पद्यांश था ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी भी आपको क्लासेज जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आगे बात करेंगे आपके पेडागोजी के आपके 15 नंबर आते हैं, हिंदी में हो या फिर आपका इंग्लिश में, कोई भी लैंग्वेज हो 15 नंबर आते हैं। और याद रखना, जो लैंग्वेज की आप कह सकते हो पेडागोजी है वो लगभग 80% सिमिलर होती है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज की बात करो। तो इसमें जो है आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो देखते हैं आपने क्या इसका आंसर बताया। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है, ये आपका होमवर्क था। तो इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है। तो देखो, संस्कृत जो है आपके आधुनिक भारतीय भाषा है, बिल्कुल नहीं है, बस यही गलत है। क्यों? क्योंकि संस्कृत क्या है आपकी, कौन सी भाषा है? संस्कृत जो है आपकी यहाँ पर प्राचीन भाषा है, तो आप सही कह सकते हो, ठीक है, आधुनिक भाषा नहीं है। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें? ए जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है, सही नहीं है, ठीक है। अब बात करें, ये आपको याद रखना है, हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा को आपका लिंग्वा फ्रैंका कहा जाता है। साथ ही साथ जो आपके अंग्रेजी से आपका सह राज्य भाषा और आपका राज्य भाषा हिंदी है, ठीक है। भारत की कोई भी राजभाषा नहीं है, ठीक है, राजभाषा नहीं है, लेकिन आपकी यहाँ पर राज्य भाषा है। एक है आपकी हिंदी, दूसरी आपके यहाँ पर सह की बात करें, सह राजकीय भाषा, तो आपके अंग्रेजी आ जाएगा। आगे बात करेंगे आपका, भारत में संविधान के 8वें अनुसूची में जो है टोटल जो भाषा है वो आपकी 22 है। ये बिल्कुल आपका सही दिया गया है। चलिए अब बात करेंगे, ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में है ताकि आप चीज़ें समझ पाओ, और ये जो है आपको नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो अगर हम बात करें इसमें, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं उपमहाद्वीप की लोक भाषा, साथ ही साथ अंग्रेजी को जो है आपकी क्या बनाया गया है, सह राज्य भाषा, और 22 भाषा जो है बिल्कुल सही यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये आपका पूछा है, विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि वह खालिस्तान है। बताइए क्या है? बच्चे की भाषा को आपका समुन्नत करता है परंतु सांस्कृतिक नहीं। भाई ये तो बिल्कुल अलग सा दे रखा है, ये तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप मना नहीं कर सकते, तो ये तो आंसर आपका होगा नहीं। आगे बात करेंगे, प्रथम भाषा के विकास में अवरोध करना नेगेटिव चीज़ है, बस आपको इस तरीके से आंसर पर जाना है। चलिए आगे देखेंगे, अंग्रेजी शिक्षण को द्वितीय भाषा के रूप में महत्व देता है। आप पढ़ क्या रहे हो? हिंदी की पेडागोजी, सिंपल सी बात है। जब आप हिंदी की बात करो तो ये हिंदी पर ज़्यादा फोकस करेगा, हिंदी पर फोकस करेगा, तो आपका यहाँ पर फोर्थ आंसर नहीं होगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बच्चे की संस्कृत और आपका भाषा को महत्व देता है, ये बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आपका द्विभाषावाद मतलब इसमें दो भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, तो ये चीज़ें पॉजिटिव है। तो इसमें क्या करेंगे, आप महत्व देंगे, ना कि अवरोध पैदा करेंगे, ना कि संस्कृत को महत्व नहीं दे। दूसरा आपका अंग्रेजी को ही देंगे, ये भी गलत है। तो बस इसमें सही ढूंढना था, नहीं भी आता तो भी आप आराम से करते, अगर आप इसमें सही देख लेते, सिर्फ सही ढूंढना था, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे, ये आपका यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसे पढ़ते हैं एक बार। जो आपकी द्विभाषावाद है वो एक व्यक्ति को दो अलग भाषाओं के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को संदर्भित करती है, मतलब दो अलग अलग भाषाओं को सीखने की बात करती है। आगे बात करें, योगात्मक द्विभाषा क्या है? इसमें द्विभाषा दृष्टिकोण है जो संदर्भित करता है जो शिक्षार्थी की पहली भाषा है उसका संबंध जो है आपका संस्कृत संबंध को कम किए बगैर दूसरी भाषा को भी जो है आपका अधिगम के साथ जोड़ना। मतलब अगर बच्चों को आप दो भाषा की बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहली भाषा को खत्म कर दो, दूसरे पर ज़्यादा महत्व दे दो, ऐसा नहीं है। दोनों का इक्वल जो है आप कह सकते हो महत्व है, तो दोनों पर ही फोकस करने की बात यहाँ पर कही गई है, बिल्कुल सही है। आगे है आपका यहाँ पर, जो आपका प्रथम भाषा के विकास में बाधा डालने की बजाय क्या करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। भाषा और संस्कृत को बढ़ावा देने की बात करता है, और ना केवल अंग्रेजी बल्कि जो भी हम नई भाषा अधिग्रहण कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, उसकी बात ये यहाँ पर करेगा, उसका समर्थन और मूल्यांकन के बारे में कहा गया है। चलिए आगे बात करेंगे,
सिर्फ आपको ऑप्शन के साथ खेलना है। ऑप्शन के साथ जिस दिन खेलना सीख लोगे, इसी प्रकार से क्लासेस करोगे, आपको खुद ही सारी चीज़ें आ जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा आपने एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर कैसे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे, पढ़ते हैं इसमें क्या बताया। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के साथ एक समूह को ग्राहक, आपका प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक, किराएदार आदि का अभिनय करने के लिए कहा है। जहाँ पर अभिनय आ जाए, एकमात्र आपका यहाँ पर ऑप्शन है रोल प्ले। बस आपका लास्ट में भी मैंने बताया था, जो आपका 7 जुलाई वाला पेपर भी कराया था ना, फर्स्ट पेपर, उसमें भी सेम यही चीज़ें पूछी गई थी, और ये आपका सेकंड पेपर है, इसमें भी यही चीज़ें पूछी गई हैं। तो चीज़ें सिमिलर है, टॉपिक सिमिलर है, सिलेबस सिमिलर है, तो कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जाता कि जो आपको बिल्कुल ये लगे आउट ऑफ द सिलेबस। सिलेबस आउट ऑफ द नहीं होता, क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, बस आपको क्वेश्चन देखना है। तो यहाँ पर बात क्या की गई थी कि जो आपका अभिनय करने के लिए कहा गया है, शेष शिक्षार्थियों को कहा गया है कि इस अभिनय को देखो और वार्तालाप का आनंद लो। तो ये गतिविधि क्या कही जाएगी? ये अभिनय की कक्षा ऐसे तो नहीं है, निर्देश दे रहे, यहाँ पर ये भी नहीं है, ड्रामा है ऐसे भी नहीं है, यहाँ पर क्या है रोल प्ले, क्योंकि बच्चे रोल प्ले भी कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर रोल प्ले बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें रोल प्ले आपका यूज़ किस चीज़ में होता है, अगर हम बात करें रोल प्ले जो है एक आपकी शैक्षिक गतिविधि है जहाँ छात्र विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं और जो है आप एक तरीके से कह सकते हो संवाद करते हैं, चीज़ें बच्चा सीखता है। जो आप किसी का रोल प्ले करोगे, संवाद करोगे, डायलॉग बोलोगे, तो यहाँ पर जो है आपकी भाषा की स्किल जो है इम्प्रूव होती है। तो वही बताया, ये जो आपकी विधि है ये आपका शिक्षा, आपका यथार्थवादी संदर्भ में भाषा के कौशल को मतलब करके रियल वाली चीज़ें सीख रहे हो। ठीक है, विभिन्न दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है। बाकी बात करें आपका ड्रामा, ड्रामा क्या एक व्यापक शब्द है जिसमें भूमिका निभाना शामिल है और इसे बहुत अधिक व्यापक रूप में संचालित में प्रदर्शन करना होता है। ड्रामा के लिए आपका पर्टिकुलर अलग आपका मंच तैयार होता है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन रोल प्ले क्या है बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर एक छोटा मोटा आप कह सकते हो नाटक कराया जा रहा है जिससे जो है बच्चे चीज़ें सीखे, लेकिन ड्रामा तो आपका पर्टिकुलर, जैसे कि आपने देखे होंगे शेक्सपियर के ड्रामा, कालिदास के, क्या है आपका पूरा का पूरा चिट्ठा होता है। ठीक है, व्यापक रूप से होता है। आगे बात करेंगे, निर्देशन से तात्पर्य क्या है? किसी व्यक्ति के निर्णय लेने की बात करना। ठीक है, समस्या को हल करने के लिए सलाह निर्देश देने की बात करते हो, मतलब आप किसी को क्या दे रहे हो? निर्देश दे रहे हो कि ये काम आप ऐसे कर सकते हो। आगे क्या है? अभिनय की कक्षा, यह भी बहुत व्यापक है। ठीक है, आप एक्टिंग सीख रहे हो, तो ये जो है आपके बहुत व्यापक रूप में आगे, ये एक्टिंग के फील्ड से आगे, ना कि आपकी शिक्षा के क्षेत्र से। चलिए आगे बात करेंगे, भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, ठीक है, आपका बालाघात और लय को क्या कहा जाएगा? आपका क्या कहा जाएगा इसमें बताइए फटाफट। इन्होंने क्या कहा? स्वर शैली, तान। ठीक है, आप कह सकते हो रिदम की बात कर रहे हैं, रिलिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये सब किस चीज़ में यूज़ होते हैं? आपका ध्वन्यात्मकता नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपका प्रशासनिक अध्यादेश पर, ये कहाँ से आ गई? ये भी नहीं होगा। काव्य में ही आपका छंद शास्त्र, तो याद रखना जो आपका छंद शास्त्र है ये काफ़ी पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि आपका ये पहले भी रिपीट हो चुका है और ये आपका एक टॉपिक है पूरा। ठीक है, छंद शास्त्र आपका बिल्कुल सही है। चलिए इसे समझते हैं और नोट डाउन जरूर करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अगर बात करें छंद शास्त्र, भाषण में स्वर शैली, तान, आपका बालाघात और आपका लय की भाषाई विशेषताओं को संदर्भित करता है। जैसे आप कोई म्यूजिक सीख रहे हो तो इनमें जो है इन पॉइंटों का बहुत ज़्यादा कि आपकी लय क्या है, आपके स्वर कहाँ जा रहे हैं, रिलिक्स आपके कहाँ हैं, आपके मतलब आप कह सकते हो रिदम क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी राइमिंग, ये सब इसमें आपका यूज़ होता है। इसमें आपका पिच, तीव्रता, गति, लय के पैटर्न शामिल किए जाते हैं जो बोलने जाने वाली भाषा के अर्थ, भावना को व्यक्त करने में मदद करता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर था। आगे बात करेंगे, आपका छंद शास्त्र आपको समझ में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। छंद शास्त्र आपका तान से, गति से, लय से, आपके पिच क्या है, बोलने का तरीका क्या है, आप किस साउंड को आप अप डाउन कर रहे हो, कहाँ पर लो बोल रहे हो, कहाँ पर ज़्यादा है। जो आप कोई सॉन्ग सुनते हो वहाँ पर कहीं पर बहुत तेज बोला जाता है, कहीं पर बहुत स्लो हो जाता है, ये क्या है? आपका पिच को बताता है, तीव्रता को बताता है, गति, लय, इन सब पैटर्न पर आधारित है। ये आपका छंद शास्त्र, याद रखना। आगे बात करेंगे आपका ध्वन्यात्मकता, ये क्या करता है? मानव भाषण की भौतिक ध्वनियों का, ये भी किसका? ये ध्वनियों का, भौतिक ध्वनियों का जो है आपका अध्ययन करता है। इसमें सिर्फ आपके ध्वनि वाले गुण शामिल है, लेकिन ये आपका पूरी चीज़ों को बताता है। आगे है इसमें आपका प्रशासनिक अध्यादेश, इसमें क्या होगा आपका? ये भाषा के संदर्भ में उपयोग होता है और जो इसके शाब्दिक अर्थ से परे अर्थ का निर्माण किया जा सकता है, मतलब प्रशासनिक चीज़ों में अध्यादेश, एक तरीके का नोटिस शेयर करना, ये सब आपका इसमें आ जाएगा। आगे आपका काव्य, काव्य क्या है? साहित्य, अभिव्यक्ति
करने के रूप में एक संदर्भित होता है और इसमें जो है आपका विशेष रूप से भाषण पैटर्न में भाषाई कार्य से संबंधित नहीं है। इसमें भाषा से रिलेटेड बात नहीं होती, इसमें तो अपना काव्य जो है एक पूरा साहित्य को बताता है। ठीक है, आप पोयम पढ़ते हो वो सब आपका इसमें आ जाती है। आगे बात करेंगे, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देश के समूह को बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करता है। तो बताइए किस प्रकार की लर्निंग जो है टीचर करा रहा है। भाषाई खेल है, निर्देशन है और परामर्श है, सहयोगात्मक अधिगम है, प्रतिद्वंद्विता और आपका प्रतियोगिता है। बताइए कौन सा है। तो इसका जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड की होगा। चलिए देखते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बात दे दिया, क्या दे दिया, कक्षा में निर्देश के समूह दे दिया। समूह दे दिया मतलब आपका सहयोगात्मक है, एक साथ में बच्चे सीख रहे हैं। बाकी भाषाई खेल यहाँ पर बात नहीं, निर्देश की बात नहीं की गई। और प्रतिद्वंद्विता मतलब प्रतिद्वंद करना, एक दूसरे के साथ कंपेरिजन करना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है, तो ये तो आपका ऐसे ही नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सहयोगात्मक, क्योंकि हम यहाँ पर समूह में रहकर बच्चा जो है चीज़ें सिखा रहा है। चलिए आगे बात करेंगे, ये आपको वही चीज़ें जो मैंने आपको भी बताई। ठीक है, भाषी खेल से क्या है, खेलों के माध्यम से सिखाने की बात की गई। ऐसी गतिविधियों का यूज़ करना है जो कि आपका खेल पर आधारित हो। निर्देश परामर्श, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि निर्देशन क्या होता है और आपका परामर्श लास्ट क्लास में, जिससे पहली क्लासेस हुई थी, बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, एक बार उन्हें देखना, क्लियर हो जाएगा। प्रतियोगिता आप सभी को पता है। ठीक है, हम किसी कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, प्रतिद्वंद्विता एक दूसरे के खिलाफ की बात करते हैं, प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, तो ये सब नेगेटिव चीज़ें, ये कभी आंसर नहीं होगी। सहयोगात्मक मतलब आपका बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, बच्चे एक साथ रहकर सीख रहे हैं। आगे बात करेंगे, एक अध्यापक बच्चों को एक रेस्टोरेंट में जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया है। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो इन्होंने क्या बताया कि एक बच्चा है रेस्टोरेंट में जो है वहाँ पर कुछ शब्द का परिचय कराने के लिए काम दिया गया है। तो बताना इसका क्या उद्देश्य, क्यों कराए जा रहे हैं। अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ्य सामग्री का आपका परिचित करवाना, इसका कारण यह समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना, शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री में परिचित करवाना, आपका व्याकरणीय सामग्री से परिचित कराना। तो बताइए कौन सा हो जाएगा आपका इसमें जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो आपका थर्ड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम सिर्फ आप कह सकते हो एक तरीके की विशेष चीज़ों को यहाँ पर आपका परिचित करा रहे हैं बच्चों को। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, सामग्री को, कोश विषयक सामग्री को जो हम परिचित करा रहे हैं। चलिए इसे समझते हैं डिटेल में। अगर हम बात करें कोश विषयक सामग्री, ठीक है, जिसे आपका लेक्सेम्स कहा जाता है, इसमें किसी भाषा के अर्थ की मूल इकाई होती है, शब्द आ जाएंगे, वाक्यांश आ जाएंगे, ये सब इसके अंदर शामिल होता है। अगर पूछा जाए कोश विषयक सामग्री में क्या आ जाएगा, आपके शब्द आते हैं, वाक्यांश आते हैं, और यहाँ पर सिखाया क्या जा रहा था, शब्द सिखाए जा रहे थे बच्चों को, वाक्यांश इस चीज़ से रिलेटेड काम दिया गया था। आगे बात करेंगे आपका, इसमें विशिष्ट शब्दों तथा वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। तो बस यही आपका क्या है, कोश विषयक सामग्री, बस इसे समझ लिया, बस इतना ही आपका काम होगा। और हम रेस्टोरेंट संबंधी कुछ बातें बच्चों को बता रहे थे, वो क्या है, कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग, मतलब आपका कोश विषयक सामग्री। ठीक है, बहुत नया कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना। ठीक है, इस बार पूछा गया था। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर भाषा के कौन से कौशल ग्रह कौशल है, ये बताना है। ठीक, कौन से ग्रहण करने वाले, पठन, लेखन, श्रवण, पठन, श्रवण, बोलना, ठीक है, बोलना और लेखन। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हो आप इसे, ये काफ़ी बार आपका पूछा जा चुका है, काफ़ी बार। बताइए क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही बताना है आपको, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। क्यों है, चलिए समझते हैं, और इसे नोट डाउन जरूर करना। ठीक है, अगर हम बात करें भाषा को समझने और विकसित करने के लिए आपके दो तरीके के कौशल होते हैं। ठीक है, टोटल अगर पूछा जाए 4 आपके बुनियादी कौशल हैं। ठीक है, 4 आपके बुनियादी कौशल है। ठीक है, इसमें आपका सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सब आ जाएंगे। ये चारों को याद रखना है। देखो मैं दोबारा से बता रही हूँ, ये चीज़ें आपको लिखनी है जो मैंने अंडरलाइन की है। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, आपका पढ़ना और लिखना, ये चारों याद रखने हैं। ये मूलभूत रूप से 2 श्रेणियों में बांटे गए, क्योंकि कुछ हम अडेप्ट करते हैं, ठीक है, कुछ हम निकालते हैं, मतलब उत्पादक। ठीक है, एक है आपका उत्पादक, ये पूछा जाएगा उत्पादक कौशल, और एक आपका ग्राहक कौशल। उत्पादक कौशल कौन से होते हैं, जो शिक्षार्थी उत्पन्न करने की क्षमता को माप सकते हैं, जैसे कि बोलना और लिखना। ये कौन करेगा, ये बच्चे आप बोल रहे हो, ठीक है, आप खुद से बोलोगे, लिखोगे खुद से, ये क्या है आपके यहाँ पर उत्पादक है। इसमें क्या करता है बच्चा, अपने कौशल को विकसित करता है। ठीक है,
आगे इसमें क्या होता है आपका यहाँ पर, इसमें भाषण में उत्पाद तथा आउटपुट से संबंधित है, इसमें आपका आउटपुट मिल जाता है। आगे है आपका ग्रह, ग्रह मतलब आपके अंदर ग्रहण करने वाले क्या हो जाएंगे, आपका श्रवण, कोई आपको बोल रहा है तो आप उसका सुन रहे हो, आप पढ़ रहे हो तो आपको ग्रहण करने वाले हो जाएंगे। ये क्वेश्चन में जो है किसी भी उत्पादन की आवश्यकता नहीं है, आप इसमें कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पर जो है आप ये चीज़ें ग्रहण कर रहे हो। श्रवण किसी की बात सुन रहे हो, पठन किसी की चीज़ को पढ़ रहे हो, ये क्या है आपका ग्रहण करने वाले होते हैं। इसमें जो है आपके व्यक्ति के समझने और इसके जो है सूचना की समझ और आपका समझने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो याद रखना 2 है, ठीक है। उत्पादक में कौन सी आ जाएगा, लिखना और आपका बोलना, और ग्राह में कौन सी आ जाएगा, सुनना और पढ़ना, ठीक है, पठन मतलब। चलिए आगे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। इसमें बताना है किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है, तो पूछा है कौन सा नहीं है, बताइए। वक्ताओं का जेंडर, बोलने वाले महिला है या पुरुष, वक्ता की संख्या, रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा रुक जाना या बोलने की गति। तो इन्होंने क्या कहा, एक श्रव्य मतलब सुनने वाली चीज़ें से जुड़ी कोई गतिविधि है, आपको कोई योजना बनानी है, उसमें इस चीज़ पर किस पर फोकस नहीं करोगे। बोलने की गति बिल्कुल करोगे, अगर मैं आपको बहुत स्पीड में बोलूँ 2x पर मैं बोलना स्टार्ट कर दूँ, आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं, तो ये इसका इफेक्ट पड़ता है। रिकॉर्डिंग का, मैं आपको क्लासेस दे रही हूँ, बीच में रुक जाए तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। वक्ताओं की संख्या, अब आपके सुनने वाले कितने, इस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो आपका फर्स्ट है वो बिल्कुल गलत है। इस चीज़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि बोलने वाला कौन है, वक्ता कौन है, महिला है पुरुष है, अब आपको पढ़ाने वाला कोई भी हो, आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ भी नहीं, बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। वक्ताओं की संख्या, रिकॉर्डिंग का रुक जाना, बोलने की गति, ये सब जो है आपको इफेक्ट आपका डालेंगे, आपकी योजनाओं में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन जो आपके यहाँ पर आप कह रहे हो कि जेंडर से रिलेटेड बात है, ये चीज़ें नेगेटिव है, ये कभी आंसर नहीं होता। चलिए आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर भी आपका श्रवण से आ गया। देखो श्रवण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इससे 3 से क्वेश्चन आपको हमने देख लिए, 3 क्वेश्चन लगातार। बताना है क्या शामिल है, विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना, ध्वनि को सुनना, ध्वनियाँ जैसी है तदनुसार डिकोड करना, ध्वनियों को पहचानना, उसका अर्थ निकालना, विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना। तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि श्रवण मतलब सुनने से है, सुनोगे क्या, या तो ध्वनि को सुनोगे और उसका अर्थ निकालोगे, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। डिकोड करना ये सब आपके काम नहीं है, सुनने वाला सिर्फ सुनेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें आपका संचार को सक्रिय बनाने के लिए, संचार को बढ़ावा देने के लिए जो है सुनना सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। कहते हैं ना कि आपको सुनना भी आना चाहिए, ठीक है, बोल तो सभी लेते हैं, अगर आप अच्छा सुन नहीं पाते ना तो ये भी आपकी समस्या क्रिएट करता है। तो सुनना भी आना चाहिए, अपनी लाइफ में भी आप चीज़ें रखो कि दूसरों की बात सुनो, समझना, ये चीज़ें भी होनी चाहिए। तो ध्वनियों को पहचान पा रहे हो किसी के व्यक्ति की, उसका अर्थ आप सही तरीके से निकाल पा रहे हो, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो यही आपसे पूछा था। चलिए आगे बात करेंगे, अभी आपके काफ़ी क्वेश्चन रह गए, ठीक है। चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए आप। किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहा जाता है, क्या कहलाया जाता है, कथांक आपका, या फिर अंत, क्लाइमैक्स, या फिर थीम, या फिर सेटिंग, बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और रिपीटेड है, याद रखना, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, और कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। अगर हम बात करें, इन चारों को ही डिस्कस करेंगे, सेटिंग क्या है, कथांक क्या है, आपका क्लाइमैक्स क्या है और थीम क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे थीम। थीम क्या होती है, जिस टॉपिक के ऊपर आपकी पूरी कहानी बनाई गई है, ठीक है, जिस टॉपिक के ऊपर आपकी पूरी फिल्म बनाई गई है। अब मान लो जिस टॉपिक के ऊपर आपकी वीडियो बनाई गई है, अब ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाई गई है, ये आपकी बनाई गई है PYQ, ठीक है, ये आपकी थीम हो गई। क्लाइमैक्स अंत, ठीक है, कहानी में सबसे अधिक तनाव या फिर निर्णायक मोड़ लेता है। अब लास्ट में जो चीज़ें होती है ना, जो फिल्म के एंड में होता है क्लाइमैक्स, वो सारी चीज़ों को उलट पुलट कर देता है। अगर हीरो मर जाता है तो कितना ज़्यादा आपको तनाव आ जाएगा, ठीक है, और कितना ज़्यादा आप कह सकते हो पूरा चीज़ें ही चेंज कर दी। हमें तो ये लग रहा था हीरो नहीं मरता, लेकिन फिल्म में लास्ट में हीरो अगर मर जाता है तो ये क्या हो गया, क्लाइमैक्स अंत, चीज़ें मोड़ तोड़ दी, इसी से निर्णय निकलता है, ठीक है। कथांक क्या है, प्लॉट मतलब कहानी की घटनाओं तथा क्रियाओं का क्रम। मतलब मान लीजिए मैं क्या करा रही हूँ, पहले आपको PYQ, फिर कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से हम रिवीजन करेंगे। तो ये क्या है, आपका एक तरीके का प्लॉट है। प्लॉट मतलब कथांक, हमने पूरा सीक्वेंस पहले से ही निर्धारित किया हुआ है कि पहले कौन सी घटना आएगी, पहले हीरो क्या होगा, आएगा, फिर हीरोइन आएगी, ठीक है, उनकी शादी होगी, फिर उसके बाद जो है हीरो मर जाएगा, विलन आएगा। तो इस प्रकार का आपका पूरा का पूरा क्रम चलता है, सीक्वेंस चलता है, वही आपका कथांक होता है। तो इन तीनों को याद रखना, इनसे क्वेश्चन बनेगा।
अब बात करें सेटिंग। अब सेटिंग बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। ये क्या है? समय और स्थान, जो भी आपका टाइम है, जो भी आपका प्लेस है, वही आपका सेटिंग है, जिसमें कहानी की पूरी घटना घटित होती है। जैसे कि अगर कोई आपकी भूतिया फिल्म है तो उसमें कोई पुराना महल है, आपका क्या बोलते हैं उसे, कोई पुरानी स्थान है, जंगल है, ये सब क्या आपका सेटिंग को बताता है। तो ये क्या है? सेटिंग किसी समय और स्थान को बताने के लिए। चारों समझ में आए? इंपॉर्टेंट था। आगे बात करेंगे, भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? तो बस पॉजिटिव ढूंढो, जिसमें पॉजिटिव मिल जाए वही आपका आंसर होगा। चलिए, विविधता भरे समाज में एक भाषा नीति बनानी। अरे खुद ही कह रहे हो क्या है? बहुभाषावाद है, और एक ही जैसी भाषा कैसे बोल लेंगे? अगर भाषा ही बोलनी होती सबको एक जैसी, तो अलग अलग भाषा का प्रयोग ही ना होता। ये भी गलत है। भाषा असमानता और संस्कृति में भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती है। भाई अच्छी बात है, ठीक है, ये अस्तित्व होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे आपका संदर्भ में सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। चलिए, आगे आपका अल्पसंख्यक भाषाओं में प्रभुत्वशाली भाषाओं को मिलना देना चाहिए। बताइए इसमें से कौन सा होगा? दो तो बिल्कुल नेगेटिव है, ये है और ये है, बताइए। तो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बहुभाषावाद को इन्होंने क्या कहा? हमें आपका बढ़ाना है, प्रोग्रेस करानी है। तो क्या है? संप्रेक्षण में जो है सभी सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। इसी वजह से जो है हमें बहुभाषावाद का भी समझना जरूरी है, क्योंकि समाज में सभी का महत्व है। तो यही आपको बताना था, ना कि ये अस्तित्व रखती है, ये सब चीज़ें नहीं। भाषा का प्रयोग ही क्यों होता है? संप्रेक्षण के लिए, बस सिंपल सी बात याद रखनी थी, ठीक है। बहुभाषा क्या है? संप्रेक्षण है, सामाजिक संबद्धता को बताता है। तो यही आपकी चीज़ें थी। आज के आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके इस बार के पेडागोजी में आए थे, ठीक है। 7 जुलाई को जो आपका पेपर हुआ था उसमें ही आपके पेपर देखे गए थे, उन्हें ही मैंने डिटेल में डिस्कस किया। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, और अगर आपको पेड कोर्सेज में इनरोल करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको नंबर दिया गया है, और आपकी जो कोर्सेज है वो आपके 999 रुपये में है, ठीक है। इसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेगा। पीडीएफ नोट्स वगैरह सब आपको फ्री में मिलने वाले हैं इसके साथ ही, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, नंबर दिया गया, इस पर कॉल करके पूछ सकते हो। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आपके सारे पीवाईक्यू कराए जाएंगे, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। डेली 8 बजे आपकी क्लासेज होती है। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।